नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की राजनीति हम करेंगे नरेश बाबू पुगलिया जी के साथ। नाम सुनते ही आप समझ गए कि महाराष्ट्र की ही नहीं, देश की राजनीति में जब प्रादेशिक स्तर की बात होती है तो एक बड़ा नाम उभर कर आता है नरेश बाबू पुगलिया जी का। कर्मचारियों से लेकर तो अपने क्षेत्र के विकास तक जिनका नाम बड़े उत्साह से और बड़ी ही शिद्दत से लिया जाता है। वो इसलिए नहीं कि बाबूजी यहाँ के मात्र प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन बाबूजी का इस क्षेत्र से, जहाँ चंद्रपुर का क्षेत्र, इसे एक बड़ा उनका लगाव रहा है और इस क्षेत्र को विकसित करने में उनका एक बड़ा योगदान भी रहा है। इस वक्त भले ही बाबूजी सांसद तो नहीं है, लेकिन जब सामर्थ्य की बात चलती है चंद्रपुर के, तो पहला नाम आता है नरेश बाबू पुगलिया जी का। और आज की राजनीति करते हैं उन्हीं के साथ। बाबूजी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। बाबूजी, 2 टर्म बीत चुके हैं और आप सांसद नहीं हैं। क्या मानते हैं आप, कहाँ चूक हो गई? चुनाव में हार जीत चलती रहती है उसको हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन पार्टी ने हमें हमेशा साथ दी है। ये हमारा बैड लक समझिए या हमारे काम में कमी समझिए, तो हम जीत नहीं पाए। और ख़ास करके जो हमारा सेकुलर वोट था, सेकुलर वोट में डिवीज़न ज़्यादा होने की वजह से ही मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। और पार्टी के अंतर्गत भी कुछ लोगों की नाराज़गी थी। हमारे विधायक थे, उन लोगों ने भी बरोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे 22,000 का गड्ढा हुआ है। वो ऐसे कई कारण हैं, तो उसमें हमने अपने आप में सुधारने की कोशिश की है कि आगे चुनाव में अगर पार्टी मौका देती है तो इस प्रकार की नौबत ना आए और पार्टी की सीट और हम जीत पाए, इसके लिए हमारी कोशिश। आपने अभी सेकुलर वोटों की बात की, आपने क्या वजह मानते हैं आप इसमें कि ये पोलराइजेशन क्यों हुआ होगा? फॉर एग्जांपल बीएसपी से जो कैंडिडेट खड़े थे, अच्छा, उन्होंने 58,000 वोट लिए, तो दलित वोट बीजेपी को तो जाता नहीं है। दलित वोट सेकुलर पार्टी को ही वोट जाता है। अच्छा, वो पारंपरिक वोट है जो सेकुलरिज्म के साथ। हाँ, वो सेकुलर पार्टी को ही वोट देते हैं। अच्छा, चाहे वो आरपीआई को दे, चाहे कांग्रेस को दे, धर्मनिरपेक्ष पार्टी को हमेशा दलित वोट जाता है। तो उन्होंने नुकसान किया। फिर प्रकाश आंबेडकर जी का कैंडिडेट था, उसने 21,000 वोट लिए, तो मेरा फ़र्क कुल 30-25,000 वोट का फ़र्क है, मतलब 16,000 के फ़र्क से मैं हारा हूँ। तो थोड़ी नया एरिया भी हमसे जुड़ गया था, वनी और आर्मी, तो वहाँ हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। समय पे 15 दिन पहले टिकट अनाउंस हुआ जी, वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होने की वजह से वहाँ हम जो चाहते थे कि हमें कितना लीड मिलेगा उतना हम नहीं ले पाए। ऐसे कई कारण हैं उसमें जी। आपको क्या लगता है कि अभी जो ये चंद्रपुर का क्षेत्र है, क्योंकि आपने इस क्षेत्र को बहुत बड़ा काम किया है आपने, तो दिल से भी कोई बातें जुड़ जाती हैं। क्या लगता है आपको कि ये क्षेत्र आपके पास होता तो पिछले 10 साल जो बीते हैं इसमें चंद्रपुर कहाँ होता? देखिए, तो देखिए, एक स्वप्न होता है ना अपने क्षेत्र के प्रति। मेरा अपना बैड लक नहीं समझता, इस जिले का भी बैड लक मैं समझता हूँ जी। जब 10 साल से हमारी सरकार है और सरकार में हम सांसद के रूप में अगर वहाँ रहते जी, तो जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो लाने में हमें डबल ताकत मिलती थी। एक सांसद के रूप में काम करना और एक पूर्व सांसद के रूप में काम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। फिर भी हमने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और हमने पूरी ताकत लगाई। पंचशताब्दी वर्ष के नाम पर यहाँ 500 साल पूरे हो चुके हैं चंद्रपुर शहर को। तो महाराष्ट्र राज्य से माननीय मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, उसमें का पहला हफ्ता 25 करोड़ आ गया है। यहाँ महानगर पालिका का ग्रेड चंद्रपुर को मिला है, नगर पालिका से अब हम लोग महानगर में आ गए हैं। मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की घोषणा हमने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे उस समय चंद्रपुर में करवाई थी जी, बिल्कुल। वो अभी इम्प्लीमेंट हुई है और राज्य सरकार ने मान्यता दे दी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उसको क्लियर कर दिया है। क्या इस सत्र पर शुरू हो पाएगा ये? आने वाले सत्र से जरूर शुरू हो जाएगा। जून जुलाई में जो नया सत्र आता है जी जी, उस सत्र से ये मेडिकल कॉलेज शुरू होगा, चाहे टेम्प्रेरी बिल्डिंग में हो, कुछ हो, क्योंकि ये 450-450 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये कंस्ट्रक्शन वर्क में कम से कम 3 लाख फुट का कंस्ट्रक्शन है। उनके हॉस्टल, कॉलेज बिल्डिंग वगैरह मिलाकर, तो उसमें 3 साल का समय लगता है।
तो चंद्रपुर, गोंदिया और बारामती, ये 3 मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार ने परमिशन दी और मेडिकल काउंसिल ने अभी सितंबर एंड में उसे क्लियर किया है। आने वाले समय में मेडिकल काउंसिल के लोग स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए भी आ रहे हैं और हमारी कोशिश रहेंगी कि आने वाले जुलाई से इस सत्र से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो। एक स्थिति ये बनी हुई है कि पिछले 5 साल से जो चंद्रपुर के प्रदूषण में वृद्धि हुई है, मतलब जहाँ चंद्रपुर की ये स्थिति नहीं हुआ करती। चंद्रपुर देश में इस बात के लिए प्रसिद्ध था कि यहाँ गर्मी बहुत होती है, लेकिन ये शहर प्रदूषित है ऐसा नहीं माना जाता था। लेकिन पिछले 5 साल में ये स्थिति बनी है कि पूरा शहर प्रदूषित हो गया है। हम लोग अगर घुग्गूस वगैरह जो एरिया देखते हैं, जो माइन से जुड़ा हुआ एरिया है, तो मकानों की छतों पर धूल छाई हुई होती है। क्या मानते हैं आप कि यहाँ प्रदूषण को रोकने के लिए कोई व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही? प्रदूषण का कारण कई कारण है, उसमें से इंडस्ट्री मेन कारण है जी। और खास करके हमारा जो CTPS है, चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, 340 मेगावाट है उसमें, और उसका एक पोल्यूशन बहुत बड़ा होता है, शहर से लगा हुआ प्लांट है। उसी प्रकार से यहाँ WCL की कोल माइंस चंद्रपुर शहर के तीनों साइड से कोल माइंस है और ओपन कास्ट माइंस में माइनिंग करते समय जो बड़े बड़े हिल्स माइनिंग करने के बाद वहाँ डंप किए जाते हैं और माइनिंग होने के बाद में भी WCL ने उसमें रिफिलिंग नहीं किया है। तो उस धूल का जब जैसे ही हवा का झोंका आता है, वो धूल का बहुत बड़ा प्रमाण चंद्रपुर सिटी में आता है। तो मेन पोल्यूशन CTPS और WCL का है। एयर पोल्यूशन भी है और वाटर पोल्यूशन भी है। वाटर पोल्यूशन में CTPS की जो ऐश है वो इरे नदी से निकलकर पूरे इरे नदी पे 15 फीट हाइट का वो उसमें फर जमा हुआ है। ऑर्डिनेंस का भी प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा फिर ये झरपट नदी पे WCL का जो कोल माइंस का डिवॉटरिंग करते हैं, तो उसमें कोल डस्ट और ये मिलाकर झरपट नदी का पानी भी उन्होंने प्रदूषित किया है। तो हमारे यहाँ वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों है, लेकिन पोल्यूशन के साथों साथ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। CTPS में मेरे हिसाब से करीबन 7,000 फैमिली वहाँ काम करती है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली हम सोचो तो 15,000 लोगों को काम देने वाला प्लांट है। दूसरा हम WCL का ले तो WCL में चंद्रपुर और चंद्रपुर के आसपास के हमारे जो 4 एरियाज है, उसमें करीब 25,000 वर्कर काम करते हैं। देखो, भूखा रह के मरने से अच्छा, श्वास में थोड़ा सा, इसीलिए मेडिकल कॉलेज जो हमने गवर्नमेंट से लिया है इसी ग्राउंड पे लिया है। अच्छा। कि आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से यहाँ पोल्यूशन है और यहाँ का हमारा कमज़ोर व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम माने तो उसमें कम से कम 40,000 लोगों को रोज़गार मिलता है। तो आज के इस युग में हमें पोल्यूशन को महत्व देना है या रोजगार को महत्व देना है, ये भी बहुत बड़ी समस्या तो सरकार। बाबू जी, आप ऐसा मानते हैं कि रोटी के बदले स्वास्थ्य को खतरे में डाला जाए? देखो, भूखा रह के मरने से अच्छा, स्वास्थ्य में थोड़ा सा, इसीलिए मेडिकल कॉलेज जो हमने गवर्नमेंट से लिया है इसी ग्राउंड पे लिया है। अच्छा। कि आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से यहाँ पोल्यूशन है और यहाँ का हमारा कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नागपुर या सेवाग्राम तक नहीं जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया जाए। तो गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ। विलासराव की घोषणा को पृथ्वीराज चौहान जी ने उसको पूरा किया और मेडिकल कॉलेज दिया है। लेकिन क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है, उस पर्यावरण नीति का इस्तेमाल करके हम पर्यावरण की को अगर यदि बढ़ावा दे दें तो प्रदूषण कम नहीं हो पाएगा? प्रदूषण कम हो पाएगा, इसलिए WCL और CTPS को बंद करना पड़ेगा। और 2340 मेगावाट यानी महाराष्ट्र को जो बिजली लगती है उसके 25% बिजली वो अकेला प्लांट देता है जी। तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा है बिजली की या पोल्यूशन की, से हम लोग घबरा कर और इसमें प्लांट बंद कर दे, वही हालत WCL की है। लाखों टन महीने का कोयला हम लोग बाहर भेज रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के कोने कोने में यहाँ से कोल जाता है। बिल्कुल। तो फिर हम WCL की माइंस भी बंद नहीं कर सकते। ऐसी हालात में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ रोटी मिलती है, अकेले चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में 4,000 ITI हर साल पास होते हैं। हमारे यहाँ 400 साढ़े 400 इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर डिग्री लेते हैं। तो इन लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा
और ख़ास करके विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर ये छोड़ दिया जाए, बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने की वजह से वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। गढ़चिरौली में 0% इंडस्ट्री है, तो वहाँ का व्यक्ति हमारा आदिवासी बंदूक उठा रहा है, मेन स्ट्रीम से हटकर गलत रास्ते पे जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पोल्यूशन कम हो इस मत का मैं भी हूँ, लेकिन पोल्यूशन के लिए लोगों की रोजी रोटी छीन ली जाए इस मत का नहीं हूँ। मैं कामगार क्षेत्र में काम करता हूँ, उद्योगों को मैंने नज़दीक से देखा हूँ। जहाँ औद्योगिकरण होता है वहाँ खुशहाली आती है, और इसमें सरकार की भी कुछ कमियाँ हैं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की कमियाँ हैं। वो अगर डिपार्टमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करे, क्योंकि एंटी पोल्यूशन जो हमारी इक्विपमेंट्स है उसमें पावर काफ़ी कंज्यूम होती है। पावर बचाने के लिए ये लोग अपने इक्विपमेंट बंद कर देते, 24 घंटा नहीं चलाते। चाहे CTPS तो हमारी गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग है, कम से कम इन्होंने तो 24 घंटा चलाना चाहिए, वो भी रात में बंद कर देते हैं, कभी दिन में बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ज़्यादाती अधिकारी लोग करते हैं, और ये पोल्यूशन बोर्ड वाले जो है उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ के पालक मंत्री जो है, यहाँ से जो मंत्री है लोकल मिनिस्टर, उनके पास ही पर्यावरण डिपार्टमेंट है। अगर उनको सुधारना करनी होती तो 3 साल में कर सकते थे, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है। तो ये सब देखते हुए आपका जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, इनकी कमियों की वजह से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। एक और बात है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो शहर बढ़ते चले जाते हैं और उसकी परिधि भी बढ़ जाती है। लेकिन एक स्थिति हम लोग कभी चंद्रपुर की जो देखा करते थे कि चंद्रपुर बड़ा शांत इलाका, चंद्रपुर ग्रीनरी से भरा हुआ इलाका, ऐसा इलाका हुआ करता था। आज चंद्रपुर शहर में जहाँ से भी प्रवेश करें तो वहाँ से गड्ढों का साम्राज्य होता है, धूल का साम्राज्य होता है। और आप कहते हैं कि ये जो कुछ युवक जो असंतुष्ट हो जाते हैं, वो उनके असंतुष्ट का भी सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन को नहीं रोका जा सकता, इंडस्ट्रीज़ को नहीं रोका जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य है कि इंडस्ट्रीज़ को नहीं रोका जाए, लेकिन पोल्यूशन को तो रोका जा सकता है। लेकिन ये जो असंतुष्ट पोल्यूशन है, मतलब जो युवकों में आया है, तो इस पर आप कैसा सोचते हैं कि ये कम हो जाए? ये आपने सही फरमाया कि चंद्रपुर शहर में जो पोल्यूशन बढ़ा है, रास्तों की हालत जो खराब हुई है, जी हाँ, गड्ढों से भरा जो शहर है, 20 साल के बाद ये हालत हमारे चंद्रपुर की हुई है। बिल्कुल। और उसका मेन रीज़न है सीवरेज लाइन। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की 110 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें सीवरेज लाइन दी, और सीवरेज लाइन का कंसेप्ट है कि रोड के बीच में से वो लोग उसकी लाइन डालने के लिए खुदाई करते हैं। और पूरे शहर की खुदाई कर ली, लेकिन रीफिलिंग सिर्फ मट्टी से की, ऊपर का टारिंग उन्होंने नहीं किया है, उसका प्रोविज़न उसके बजट में नहीं था। और उसी प्रकार से हमने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ली, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए फंड भी दिया है। तो शहर में एक तरफ सीवरेज लाइन का काम, दूसरी तरफ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, तीसरी ओर जितने भी ये रिलायंस हो या दूसरी कंपनीज है, ये लोग अपनी केबल लाइन डाल रही है। तो ये तीनों चारों कारणों के कारण पिछले 1 साल से रास्तों की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन पायाभूत सुविधा के अंतर्गत 60 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन को जो मिला है, 30 करोड़ कॉरपोरेशन का और 30 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का, इस 60 करोड़ में 170 रास्तों का काम हम लोगों ने लिया है। आने वाले दिसंबर तक उसके टेंडर होकर वो काम की एक बार शुरुआत हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आधे से ज़्यादा रास्ते हमारे जो ख़राब है वो 31 मार्च के पहले हम लोगों को उसको ठीक करना ही होगा, क्योंकि हमें भी पता है कि आगे लोकसभा है, आगे विधानसभा है, चुनाव के समय अपोजिशन ये मुद्दे उठाएगा। लेकिन उठाए या न उठाए, जनता को अगर तकलीफ हो रही तो हम भी जनता में आते हैं। हमको भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, चलाने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन डेवलपमेंट करते समय कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना होगा कि अंडरग्राउंड लाइन जब केबल जा रही है इलेक्ट्रिक की, अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन जा रही है, अंडरग्राउंड आपकी केबल लाइन जा रही है, टेलीफोन लाइन जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ परेशानी जनता को। लेकिन इसको कितना वक्त दिया जाए? वक्त ये 6 महीना हमारा बारिश में गया। अच्छा, पिछले 20-25 साल का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून के शुरुआत से जो बारिश शुरू हुई तो अभी तक थमने का नाम नहीं। पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं आ रही, अदरवाइज बारिश ही बारिश, ताकि बारिश में टारिंग वगैरह का काम नहीं होता है। तो दिवाली के बाद हम जोरों से टारिंग का काम चंद्रपुर शहर में लेंगे, और 31 मार्च तक के हमें उम्मीद है कि शहर के काफ़ी बड़े जो रास्ते हैं उसमें हम लोग उसको कंप्लीट करने में सक्सेस रहेंगे।
चलो अभी लोकसभा आ रही है और आपने ज़िक्र किया उसका कि भई लोकसभा से पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता भी इस बात को देखती है कि भई 5 सालों में हुआ क्या है? क्या लगता है आपको कि ये इलेक्शन कैसे जाएँगे? किन मुद्दों के साथ जाएँगे? चंद्रपुर में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो सेकुलर पार्टीज है जी, वो तो डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके जाती है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस रहे जी, या कम्युनिस्ट पार्टी रहे या अन्य पार्टियां रहे, जी, ये लोग इनके पास डेवलपमेंट के प्रोग्राम पे लोग वोट मांगते हैं। लेकिन देश में एक नेशनल लेवल की एक पार्टी ऐसी है कि जिनके पास डेवलपमेंट का विजन नहीं है। वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो लोग वोट मांगते हैं। कभी गंगा जल का कर देते, कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगवा देते हैं, कभी गोधरा कांड कर देते हैं, कभी पटना कांड हो जाता है। तो इस प्रकार के कांड करके, जाति जाति में विभाजन करके और ख़ास करके धार्मिक भावनाओं की पूंजी बना लेते हैं। उसकी पूंजी बनाकर, क्योंकि कभी आपने देखा कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर तो अभी तक बना नहीं। जी, कभी उन्होंने अभी नया नारा दिया मोदी जी ने कि हम वल्लभ भाई पटेल की एक विश्व में सब में बड़ी मूर्ति लगाएंगे। वल्लभ भाई पटेल का, आरएसएस का या बीजेपी का कोई नाता नहीं है। 250 करोड़ रुपए जब हम चंद्रपुर शहर के विकास में के लिए लाते हैं तो 250 करोड़ में हमने दीक्षा भूमि के विकास का भी मुद्दा रखा है। अखिलेश्वर मंदिर वगैरह जो अपना फोर्ट वगैरह है इसके रिपेयरिंग का भी मुद्दा रखा है। चंद्रपुर की जितनी ओपन स्पेस है, जितने प्ले ग्राउंड है, उसके डेवलपमेंट का भी मुद्दा रखा है। ये लेकिन कभी बाबा साहेब आम्बेडकर को अपने हाथ में ले लेंगे, कभी महात्मा गांधी जिनकी हत्या की उनको अपने हाथ में ले लेंगे, अपने सर पे बैठा लेंगे। कभी अब उनका नारा चल रहा है इनका, वल्लभ भाई पटेल का। तो इस प्रकार से जनता को गुमराह करके झूठे वादे कर कर वोट लेकर कांग्रेस ने कभी, हम जिस पार्टी में वो पार्टी ने कभी नहीं सोचा। अच्छा, लेकिन आप अगर चंद्रपुर से इलेक्शन में जाते हैं लोकसभा से, तो किन मुद्दों के साथ जाएँगे आप? हमारा तो डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है। अच्छा, देखिए, बीजेपी के एमएलए एमपी में और हम लोगों में अंतर है। बीजेपी का एमएलए एमपी आप देख लीजिए, सवेरे 9 बजे घर से निकलेगा गाड़ी लेकर, वो 2-4-5 गांव घूमकर रात में 9 बजे आ जाएगा, ताकि दिन में पब्लिक से मिलने का सवाल ही नहीं उठता। ये एमएलए रहे, एमएलसी रहे, एमपी रहे, ये सबकी ये टेंडेंसी। कांग्रेस का एमपी डेवलपमेंट की बात सोचकर कि यहाँ ब्रिज कैसे आ सकते हैं, कौन से फंड में से मैं पैसा ला सकता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी योजना ला सकता हूँ, गरीबों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए सरकार की कौन सी योजना है, अर्बन एरिया के डेवलपमेंट में हमने क्या करना चाहिए, रूरल एरिया में डेवलपमेंट में, ये चीज़ कांग्रेस ही हमेशा डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट मांगता है। और सरपंच से लगा के असेंबली का कैंडिडेट रहे या चुनाव प्रतिनिधि रहे या एमपी रहे, ये डेवलपमेंट के बाद पे हम लोग वोट मांगते हैं। अभी चंद्रपुर की जो स्थिति है, चंद्रपुर में ये बड़ा ऐतिहासिक शहर है। चंद्रपुर में जितना भी काम हुआ है वो अपने आप में एक बड़ा काम है, लेकिन चंद्रपुर में हम मतलब सूरजा बल्लाळ शाह के ज़माने में जो कुछ मंदिर विकसित हुए, उन मंदिरों का डेवलपमेंट हम देखें वो, और फिर अभी आधुनिक समय में 14 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1956 के आसपास 56 में जब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पर दीक्षा दी, बड़ा ऐतिहासिक दीक्षा भूमि है यहाँ चंद्रपुर में, तो और बड़ी अविकसित है वो, उसके विकास की कोई योजनाएं नहीं बनती। क्या लगता है आपको एक पूर्व सांसद के रूप में, इस चंद्रपुर ज़िले के एक कद्दावर नेता के रूप में उस पर क्या किया जा सकता है? देखिए, ये वो जैसा आपने क्या कि 1956 में जी, धम्म की दीक्षा दी थी, जी हाँ, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी यहाँ आए थे, तब मैं प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था। जी, लेकिन उनको देखने की उत्सुकता रहने की वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ में और रामनगर चला गया था, अच्छा, और मैंने उनको पब्लिक के में बैठ के उनको देखा है वहाँ से। अब उस समय समझ नहीं थी वो क्या बोल रहे हो, धम्म क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, जी, 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 लेकिन जाके उनको देखने की उत्सुकता थी और हमने जाकर देखा। पंडित जी को देखने की उत्सुकता थी, नागपुर अधिवेशन था उसी पीरियड में, उनको वहाँ जाके देखा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इतने महान व्यक्तित्व के लोग थे ये लोग, चाहे नेहरू जी रहे, चाहे अम्बेडकर जी रहे या गांधी जी रहे, इन्होंने देश को दिया है, देश से कुछ लिया नहीं है।
और खास करके जहाँ तक दलित समाज का सवाल है, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि दीक्षा भूमि चंद्रपुर में है, जी तो दीक्षा भूमि के विकास के लिए मतलब एक राष्ट्रीय संपदा के रूप में, एक समृद्धि के रूप में वो वैसा विकसित होता हुआ नहीं दिखता। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं दिख रहा है ये? देखिए, दीक्षा भूमि अभी थोड़े से आपसी विवादों में फंसी हुई है। अच्छा। वो विवाद अगर दूर हो जाए, जैसा मैं सांसद था तो मैंने एक 18 लाख का एक हॉस्टल दिया था, अच्छा। 40 लड़कियों को पढ़ने के लिए, कि ग्रामीण भाग से जो क्या बात लड़कियां है। आती है, हाँ। तो लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट ने उसका उपयोग अपने ऑफिस के लिए किया। तो डेवलपमेंट जब होता है कि वहाँ जो कमेटी के जो लोग होते हैं, योजना जब सरकार बनाती है तो उसमें पैसा लाना भी एक आर्ट है। 250 करोड़ रुपए जब हम चंद्रपुर शहर के विकास में के लिए लाते हैं, तो 250 करोड़ में हमने दीक्षा भूमि के विकास का भी मुद्दा रखा है। अंतलेश्वर मंदिर वगैरह जो अपना फोर्ट वगैरह जी है, हाँ, जी हाँ। इसके रिपेयरिंग का भी मुद्दा रखा है। चंद्रपुर की जितनी ओपन स्पेस है, जितने प्ले ग्राउंड है, उसके डेवलपमेंट का भी मुद्दा रखा है। ये सब मुद्दों के लिए अगर मैनेजमेंट कोऑपरेट करती है, जी। समाज के लोग कोऑपरेट करते हैं, तो इसमें जरूर होगा। एक छोटा सा उदाहरण मतलब दूंगा। अवसर सबको मिलते हैं, हम अवसर कैसे अपने पक्ष में करते हैं वो अपनी स्वयं की जी जी गुणवत्ता पर जी निर्भर जी, करता है। अवसर का फायदा लेकर जी। जनता के हित में काम करना, ये असली राजनीति में हो या समाज सेवक हो आप, ये दो लोगों का काम ये होता है कि भाई जनता से के बीच में रह के सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से नई नई योजना लाके उसको विकास करो। लेकिन एक एक स्थिति हम जो देखते हैं पूरे देश में कि ये सिर्फ चंद्रपुर की बात नहीं, ये सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, ये बिहार की नहीं, ये गुजरात की नहीं, पूरे देश की बात है कि देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है और देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री हैं। आप कैसा आकलन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है। आपने देखिए कि इंग्लैंड जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, जापान जैसा देश, पिछले 3 साल से इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बुरी हुई है कि अकेले अमेरिका जो अपने आप को विश्व की महान शक्ति मानता है, उसको 3 लाख टॉप जॉब पे जो लोग काम करते थे, उनकी नौकरी से उनको खाली करना पड़ा। अभी पेमेंट देने के लिए उनके पास रेजुलेशन वगैरह लेने में उनको तकलीफ गई। तो ये सब चीज़ें हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो मंदी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हिंदुस्तान के, इवन अमेरिका के कई मल्टीनेशनल बैंक्स का दिवाले निकल गए उनके। हिंदुस्तान की नौबत नहीं है ये। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, आज भी महंगाई का दौर जरूर है, लेकिन देश को इसमें जाने से उन्होंने रोका है। कंगाल नहीं बनने दिया उन्होंने, देश को दिवालियापन करने नहीं दिया उन्होंने। एडजस्टमेंट करके जहाँ जहाँ हमारी सब्सिडी में ज़्यादा पैसा जाता है, उसका भार जनता पे डाला, पब्लिक पे बर्डन बढ़ा है। डीजल की अगर सब्सिडी कम हुई है, गैस की सब्सिडी कम हुई है, पेट्रोल की सब्सिडी कम हुई है, तो इसका नुकसान हर व्यक्ति को हुआ है। डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाते हैं, उसमें अनाज सब्जी सब महंगी हो जाती है। और दूसरा, आज आके हम तुलना करते हैं अनाज से, सब्जी से, खाने की चीज़ों से महंगाई का। इस देश में जो किसान 120 करोड़ लोगों को पालता है, 2 समय का खाना, नाश्ता, चाय सब देता है, वो किसान आज 90% किसान दुखी है, कर्ज बाजारी है। और उसका कारण जरा से आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो, क्या नीतियाँ बिगड़ गई कहीं? नहीं, नीतियाँ कुछ बिगड़ी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहे या प्रिंट मीडिया रहे, अगर बारिश ज़्यादा हुई, टमाटर महंगा हुआ, तो आप उसको पहले फ्लैश कर देते। लेकिन जो टमाटर सीजन में 2 रुपये किलो भी मार्केट में नहीं बिकता है, 2 रुपये किलो से, मैं खुद किसान हूँ, वहाँ से उतर जाता है वो। जब अभी बीच में ओनियन की हालत इतनी बुरी कि लोगों ने रोड पे फेंक दिया ओनियन, बिल्कुल। कांदा फेंक दिया। लेकिन अभी कांदा का जिस चीज़ का मार्केट में शॉर्टेज होगा, उसके रेट तो बढ़ने वाले। ये व्यापारियों की टेंडेंसी है, ये बिजनेस टैक्टिस करके जो होल्डिंग करने वाले लोग हैं, होल्डिंग कर लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान जनता को होता है। तो क्या भंडारण नहीं हो पा रहा है इसका सही ढंग से? देखिए, एक तो धूप इतनी गिरी कि उसमें 3 महीने अगर आप खेती में कोई फसल लेते हो, तो पानी का खर्चा आपका बढ़ जाता है, मैन पावर का आपका खर्चा बढ़ जाता है, और इसलिए चीज़ें महंगी हो जाती है। अभी बारिश में 3 महीने सब्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकी। चंद्रपुर में कम से कम 150 ट्रक सब्जी और फ्रूट डेली आता है। ये छोटा शहर है हमारे 4 लाख का, तो जो 1-1, 2-2 करोड़ के शहर है, तो उसमें कितने हज़ारों ट्रक आते होंगे रोज। तो अगर
फसल ही नहीं होंगी या पानी से बर्बाद होंगी तो थोड़ी महंगाई ये शॉर्ट टाइम के लिए है। चलिए एक ऐसा मान के चलते हैं कि एक अच्छा वक्त आ जाएगा और ये महंगाई से लोग निजात पाएंगे। वक्त हमारा कम है, चलते चलते आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेंगे कि ये सारी की सारी नीति में और राजनीति में नरेश बाबू पुगलिया जी कहाँ पर हैं और वो क्या कहेंगे अभी इस वक्त जो दर्शक उनको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? हमने राजनीति को उतना महत्व नहीं दिया है, हमने समाज नीति को ज़्यादा महत्व दिया है। समाज कारण से राजकारण तक हम पहुँचे हैं और मेरे तरीका अल्पसंख्यक व्यक्ति कांग्रेस के माध्यम से और जनता के आशीर्वाद से देश में जो 4 सदन है उसमें से 3 सदन में मैं रहा हूँ। मैं असेंबली में 2 टर्म रहा हूँ, राज्यसभा में 1 टर्म रहा हूँ और 2 टर्म लोकसभा में रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल इससे सेटिस्फाइड व्यक्ति हूँ कि जनता का आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। लेकिन मरते दम तक हम MP MLA रहे न रहे, लेकिन अपने अंतिम सांस तक जनता के लिए जो भी अपने से हुआ अपने शहर लेवल से लगा के राष्ट्रीय स्तर तक उसमें काम करने की जो हमारी क्षमता है, जो भी हमारी ताकत है, उसे काम करके इस देश को एक रखना, धर्मनिरपेक्ष रखना, सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलने के लोगों को हमने एक हमारी जो शक्ति है उस अनुसार उनमें काम करना, यही हमारा समाज कारण से राजकारण, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। चलिए बहुत अच्छा मित्रों, बात यहाँ पर आकर रुक गई है कि राजनीति से श्रेष्ठ होती है समाज नीति। नरेश पुगलिया जी ये कहते हैं, जहाँ उन्होंने NSUI से इस बात की शुरुआत की थी, अपने छात्र काल से, अपने बाल्यकाल से वो समाज नीति से, राजनीति से जुड़े रहे और आज सीनियर कांग्रेस के वे एक सीनियर लीडर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। मानते ये है कि राजनीति से श्रेष्ठ होता है जनता का विकास, जनता से जुड़ाव, उनकी समस्याओं से लगाव, और यही बात होती है उन लोगों की जो राष्ट्र को कहीं अच्छी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, वहां उसको रखना चाहते हैं और एक सुदृढ़ राष्ट्र को बनते हुए देखना चाहते हैं, एक बलशाली भारत को निर्माण होता हुआ देखना चाहते हैं। बाबू जी, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ से विदा लेते हैं। मित्रों, बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।